हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा टॉपिक अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, जिसमें आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक डिस्कशन। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोगों ने अभी इसके पहले जस्ट एक वीडियो में डिस्कस किया है कूलम्स लॉ के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में, और उसे आप ज़रूर रिवाइज करके रखिएगा, जिसका मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होते हैं तो हम उसका यूज़ करते हैं कूलाम के नियम का, कूलम्स लॉ का। इसलिए आज के वीडियो को पूरा समझने के लिए कूलम्स लॉ का जानना भी ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चार्ज अगर आपके पास है, कोई भी आवेश आपके पास है, तो उस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाता है ना। कोई भी चार्ज आपने ले रखा है, इसके चारों तरफ एक ऐसा जोन बन जाता है, एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें इस चार्ज की प्रेजेंस को आप फील करते हैं, जिसमें इस चार्ज के इफेक्ट को आप अनुभव करते हैं। और वो जो जोन है, वो जो रीजन है, वो जो क्षेत्र है, उसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली जैसे फील्ड टर्म अगर आप यूज करें तो फील्ड से मतलब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कोई ऐसा रीजन है, कोई ऐसा क्षेत्र है ना। जैसे प्लेग्राउंड है, उसको भी आप कई बार कह देते हैं कि ये आपका फील्ड है ना। तो इसी तरीके से कोई भी गिवन चार्ज है आपके पास, इसके चारों तरफ का वो वाला स्पेस, वो वाला क्षेत्र जहाँ पे इस चार्ज की प्रेजेंस को आप फील करें, उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात कह दूं कि कुछ जगहों पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ही पढ़ते हैं। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग नहीं दिया होता, बल्कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा सही लगता है मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अलग डिफाइन करें और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग डिफाइन करें। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप अभी जो फील्ड बता रही हूँ वो भी, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो जो फील्ड हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको भी आप बताइएगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में बता दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बता दीजिएगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह दिया जाता है कई बार। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है, तो ये डेफिनेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप ये भी बता दीजिएगा, साथ में ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दीजिएगा, ये लिखते हुए कि कई जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह दिया जाता है, जिसे आप कैसे डिफाइन करेंगे वो भी आप देंगे। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखा, a region of space around a charge और द सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिंगल चार्ज ही हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस रखे हों, तो इन सभी चार्जेस का कंबाइंड इफेक्ट भी आप इसके चारों तरफ फील करेंगे, है ना। तो आप ये कह सकते हैं अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज, है ना, एक दिए गए आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र, दोनों की बात आप करेंगे। अ रीजन ऑफ स्पेस
अराउंड अ चार्ज और द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, और कैसे, विद इन विच अदर चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, विद इन विच, जिसमें, विद इन विच द अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण विद्युत स्थैतिक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ देखिए, मैंने स्टार्टिंग की तो मैंने क्या कहा, एक दिए गए चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के चारों तरफ, है ना, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें इस चार्ज की प्रेजेंस को आप फील करते हैं, जिसमें इस चार्ज के इफेक्ट को आप फील करते हैं। तो इस स्पेस को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ क्या कह दिया गया, अ रीजन ऑफ स्पेस और अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, विद इन विच अदर चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वो क्षेत्र, इस गिवन चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र, इस गिवन चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करे, उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दोनों एक ही बात होती हैं। क्यों? क्योंकि इस क्यू चार्ज जिसको हमने यहाँ दिखाया है, गिवन चार्ज, इसके इफेक्ट को फील करने का तरीका ही यही है कि इसके चारों तरफ जहां इसकी प्रेजेंस आप फील कर रहे हैं उसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए Q0 हम लेकर के आते हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके टर्म्स में आप Q चार्ज की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करते हैं, या कहें कि ये Q0 चार्ज Q की प्रेजेंस को फील कैसे करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया गया कि एक गिवन चार्ज के चारों तरफ या एक सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता है, उस रीजन को, वो रीजन ऑफ स्पेस जो है, वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आप कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और क्यों फील करता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि कूलम्स लॉ आपको याद रखना है। कूलम के नियम में आपने क्या देखा था कि एक चार्ज के पास अगर दूसरा चार्ज रखा है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, यानी इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा और इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। ठीक, तो अब फोर्स क्यों लगा उसको एक्सप्लेन करने का तरीका ही इलेक्ट्रिक फील्ड को सेलेक्ट किया गया। ठीक, यहाँ हमने क्या कहा, Q1 और Q2 ना कह के हमने क्या कह दिया कि एक चार्ज Q है, ठीक है, इसके पास कोई अदर चार्ज पार्टिकल हम लेकर के आ रहे हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो Q के चारों तरफ का वो रीजन ऑफ स्पेस जिसमें Q0 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसी को आप कहते हैं, उस रीजन ऑफ स्पेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब यहाँ अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है इसको बताने का तरीका भी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में क्या देखा था कि एक गिवन चार्ज के पास दूसरा चार्ज आता है तो उस पर क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक, अब अगर Q चार्ज के पास आप Q0 चार्ज लेकर के आ रहे हैं, मान लीजिए R डिस्टेंस है, तो इस Q0 पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ? तो वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ याद रखिएगा कि हम दोनों चार्जेस के बीच मीडियम वैक्यूम ही यानी निर्वात ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं, तो फोर्स कितना लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, इतना फोर्स Q नॉट पर लगा Q की वजह से। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि जितना Q नॉट पर Q की वजह से लग रहा है उतना ही Q पर Q नॉट की वजह से भी लगेगा। ठीक, इसी वजह से अभी हम कुछ चीज़ें यहाँ Q नॉट के बारे में, यानी जो टेस्ट चार्ज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि कूलम्स लॉ वाला जो फुल वीडियो है उसको रिवाइज करके फिर इसको पढ़िएगा, क्योंकि दोनों का लिंक है। यहाँ हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कूलम्स लॉ पर, लेकिन कूलम्स लॉ क्लियर है तभी ई पूरी तरह से कंप्लीटली आपको क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए, इतना तो फोर्स लगा Q नॉट पर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, वो E क्या होगा, कितना फोर्स लगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी Q नॉट को हम किस लिए रख रहे हैं, Q के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, इसलिए Q नॉट को टेस्ट चार्ज कहा। ठीक, तो Q नॉट पर, जिसको टेस्ट करने के लिए यूज किया है, Q नॉट पर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी एकांक परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसमें F की वैल्यू जो कूलम्स लॉ से आपने देखी है वो आप सब्स्टिट्यूट करें फ्रेंड्स, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये Q नॉट तो इस Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ मिल जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अभी हम इसके डायरेक्शन की भी बात करेंगे। पहले हम जो आपने सीखा है उसको डिफाइन कर लेते हैं, आपको डेफिनेशन यहाँ से मिल जाए, उसके बाद हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में तो आ ही गया है, इसकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, है ना, अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि R पर डिपेंड कर रही है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो Q नॉट हमने दिखाया था, जो Q नॉट लिखा था, उसको टेस्ट चार्ज कहा था। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। यहाँ स्टार्टिंग क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, है ना। कंडीशन क्या है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको डिस्टर्ब किए बिना टेस्ट चार्ज पर, यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। मतलब Q चार्ज के पास हम Q नॉट को ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, Q ने। तो इस Q को बिना डिस्टर्ब किए हुए Q नॉट पर जो फोर्स लगा वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट जहां पर Q नॉट को हमने प्लेस किया है। अगर Q नॉट की पोजीशन बदल देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत आवेश, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो सोर्स चार्ज है, और जिसको लेकर के हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ जो हमने Q लिया वो सोर्स चार्ज है और Q नॉट आपका टेस्ट चार्ज है। अब इसको हम Q नॉट क्यों कह रहे हैं ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत आवेश को बिना परिवर्तित किए, ठीक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल, है ना,
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। और E इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, F अपॉन Q नॉट। क्लियर है इतना? यहां देखिए मैंने टेस्ट चार्ज के पास ब्रैकेट में लिख दिया है पॉजिटिव एंड इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, यानी धनात्मक और अत्यंत सूक्ष्म। ठीक, यानी जो Q नॉट हम ले रहे हैं, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, उसमें कंडीशन लगा दी गई कि ये टेस्ट चार्ज जो है, परीक्षण आवेश आपका, ये पॉजिटिव ही होगा, हमें नेगेटिव टेस्ट चार्ज नहीं लेना है। साथ ही ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा, अत्यंत सूक्ष्म होगा। ठीक, तो अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आए कि टेस्ट चार्ज क्या है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज उसमें लिखेंगे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, वो चार्ज जिसको गिवन किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए आप यूज करते हैं, उसको आप टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश कहते हैं। साथ ही इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, ये पॉजिटिव होता है और ये अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसको आप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको अत्यंत सूक्ष्म ही क्यों लेते हैं और पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव लेना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि अगर हम Q के पास कोई नेगेटिव चार्ज ले आएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस पे फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन एक रूल बना दिया गया जिससे जब भी टेस्ट चार्ज कहा जाए तो आप तुरंत उसको समझ जाएं कि ये पॉजिटिव ही होता है, यानी आप तुरंत डायरेक्शन निकाल ले। मान ली ये पॉजिटिव था और कह दिया इसके पास टेस्ट चार्ज लाए, तो जाहिर सी बात है टेस्ट चार्ज कहते ही आप इसको पॉजिटिव समझ लेंगे। अब कूलम्स लॉ से आपको समझ में आ गया कि ये चार्ज इस वाले चार्ज को रिपल करेगा, यानी बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम ये ना यहाँ पे कंडीशन लगाएं कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो फिर आपको अलग से जानकारी देनी पड़ेगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो बेहतर यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि टेस्ट चार्ज कहते ही आप ये समझ जाएं कि टेस्ट चार्ज यानी Q नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी कंडीशन क्या कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप एक गिवन चार्ज की वजह से पढ़ रहे हैं, है ना, ये आपका गिवन चार्ज है जिसकी वजह से इसके चारों तरफ जो इसकी प्रेजेंस आप फील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको आपने क्या कहा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, अब Q की प्रेजेंस को हम E के टर्म्स में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि Q की ही प्रेजेंस को आप E के टर्म्स में फील करें, ना कि इस Q पर किसी और का इफेक्ट आ जाए। लेकिन अगर Q के पास आप Q नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो फ्रेंड्स Q नॉट चार्ज की भी कुछ वैल्यू होगी, और कूलम्स लॉ में आपने क्या देखा कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, यानी ये Q नॉट Q पे लगाता है और Q जो है वो Q नॉट पर लगाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर Q नॉट भी कुछ ऐसी वैल्यू का चार्ज होगा जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो नेग्लिजिबल ना हो, तो Q नॉट की प्रेजेंस का भी इफेक्ट यहाँ पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ टेस्ट चार्ज पर एक कंडीशन लगा दी जाती है कि टेस्ट चार्ज इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इसीलिए टेस्ट चार्ज को Q के साथ एक नॉट यानी जीरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ये आप समझ जाएं कि Q नॉट बहुत स्मॉल चार्ज है। अब ये अगर बहुत स्मॉल चार्ज हो गया तो फ्रेंड्स अगर इनके बीच के हम फोर्स के लिए कूलम्स लॉ निकालते हैं तो कूलम्स लॉ क्या कह देगा, वैल्यू, अभी हम इसकी डायरेक्शन की बात ना करें, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर यहाँ हम Q की वजह से जहाँ पे Q नॉट रखा है वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो E इज इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन Q नॉट। ठीक है, Q याद रखिएगा यहाँ पे Q नॉट वेरी वेरी स्मॉल है, तो अगर हमने F अपॉन Q नॉट कहा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी जो E है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। अब Q नॉट वेरी वेरी स्मॉल था, जिसकी वजह से F वैल्यू तो छोटी ही आएगी क्योंकि Q नॉट स्मॉल है, ठीक। लेकिन Q बहुत स्मॉल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे देखिए E नेग्लिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम Q नॉट की वजह से इस पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो देखिए वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी Q पर Q नॉट का इफेक्ट नेग्लिजिबल आएगा। कैसे? मान लीजिए उसको हम E डैश कह दें तो बनेगा F अपॉन Q, और अगर F अपॉन Q इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से आप F अपॉन Q करेंगे तो Q की पोजीशन पर जो Q नॉट की वजह से E है वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये Q नॉट वेरी वेरी स्मॉल, यानी E डैश की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, Q नॉट नेग्लिजिबली स्मॉल है ना, इतना कि इग्नोर कर दें तो E डैश भी नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। इसलिए टेस्ट चार्ज को हम दो कंडीशन लगा लेते हैं। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी बहुत 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 छोटा है, इतना छोटा कि उसकी प्रेजेंस का Q पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ देखिए कंडीशन लगी हुई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने में कि जो सोर्स चार्ज है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब किए बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तो अभी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड की बात की, अब अगर हम इसके डायरेक्शन की भी बात करने लग जाए, है ना, हम यहाँ क्या करें, इसके डायरेक्शन की बात करें। क्यों? क्योंकि जो फोर्स की हम बात कर रहे थे तो फोर्स में क्या था, एक वेक्टर टर्म है फोर्स, और फोर्स आपका वेक्टर है तो E भी तो वेक्टर ही होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में हमने कहा E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, ठीक है। लेकिन चूंकि F एक वेक्टर होता है तो इसका मतलब क्या है, F वेक्टर है तो E भी आपका एक वेक्टर होगा। अब Q नॉट चार्ज है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस रिलेशन को देखते ही आप कह सकते हैं कि E की वही डायरेक्शन होगी जो कि Q नॉट पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है, यानी F की डायरेक्शन जो है वही E की डायरेक्शन होगी। यानी जो आपने कूलम्स लॉ वाले वीडियो में जिस भी तरीके से रिलेशन आपने सीखा, मैंने कई तरीके से उसमें बताया है, कोई भी आप F का रिलेशन ले लीजिए, वहां से F की जो डायरेक्शन यानी Q की वजह से Q नॉट पर जो फोर्स F लग रहा है वो जिस भी डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर जहां पे Q नॉट रखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वही डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए इसे हम Q1 और Q2 चार्ज के टर्म्स में जो हम फोर्स लिख रहे थे, यानी चार्ज Q1 था, चार्ज Q2 था, इसका जो वेक्टर टर्म आपने लिखा है जिसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसको यहाँ से रब करना पड़ेगा, थोड़ी स्पेस हो जाएगी आपके लिए, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा है, और पिछले वीडियो में जो लिंक दे रखा है यहाँ पर हमने, उसमें आपने देखा था F21 क्या है, Q2 चार्ज पर Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स, और ये R21 वेक्टर क्या है, चार्ज Q1 से Q2 की तरफ शो करने वाला डायरेक्शन है। अब अगर यहाँ से हम E की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो हमें E निकालने के लिए इसको जो Q1 आपने लिया है, Q1 को हम सिंपल Q कर दें और Q2 को हम कर देते हैं Q नॉट, तो रिलेशन बन गया जहाँ पे जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, और बस इसकी डायरेक्शन फिर आप अपॉन Q नॉट करके E की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। यानी इस केस में Q नॉट की पोजीशन पर E आप कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसे हम R21 स्क्वायर लिखें, R12 स्क्वायर लिखें, R स्क्वायर लिखें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये पिछले वीडियो में आपको बताया है। और इनटू डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है ना, मतलब इसकी E की वही डायरेक्शन आएगी Q नॉट की पोजीशन पर जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन थी। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर दे रहा है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। कैसे इसे हम निकालेंगे, उसका स्केलर टर्म, वेक्टर टर्म दोनों निकाला। यहाँ ये भी चीज़ बता दें आपको कि आप कई बार पढ़ते हैं कि या न्यूमेरिकल आता है गिवन पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो अभी पढ़ा वही चीज़ आप मान के चलिए, गिवन पॉइंट चार्ज की वजह से, बार बार कह रही हूँ कि पॉइंट चार्ज की हम बात करते हैं। सेम रीज़न जैसे कूलम्स लॉ डिस्कस करने में कहा था कि हमें पॉइंट चार्ज ही लेना है, क्योंकि अगर आप साइज कंसीडर करते हैं तो फिर उस साइज को भी लेकर के हमें अलग से स्टडी करना पड़ता है। जैसे हम आर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना, हमने कूलम्स लॉ के वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ भी हम जैसे पॉइंट चार्ज की, बिंदु आवेश की ही बात करते हैं। एक बिंदु आवेश एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पर आपको कहा गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो सिंपल आपको क्या करना है, आप इस पोजीशन तक, मान लीजिए P पॉइंट है, आप P पॉइंट पर ला करके एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे। इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आप निकाल देंगे, वो आपको दे देगा P पॉइंट पर Q की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, F की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और उसको Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी E की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर Q की वजह से मिलने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, यहाँ एक और चीज़ आपको बताएं और उसके बाद हम ई की यूनिट और डायमेंशन की भी बात करेंगे, तो अंत तक वीडियो में साथ बने रहिएगा। अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो ई हमने डिस्कस किया है, तो ई के टर्म्स में ही हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी चार्ज की प्रेजेंस को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ आप ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्यू के चारों तरफ जो क्यू की प्रेजेंस है उसको हम ई के टर्म्स में बताते हैं, और इसी के बेस पर जो कूलम ने फोर्स डिस्कस किया था उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए, अगर हम ये कहें क्यू के पास क्यू नॉट रखा है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अभी हम अगर ये कह दें कि हम क्यू नॉट को यहाँ से हटा दें, तो अब क्यू तो रखा ही है, तो क्यू के चारों तरफ क्या बचा? क्या हम ये कह दें कुछ नहीं है कि अगर क्यू नॉट था तब तो फोर्स इस पे लग रहा था, लेकिन क्या क्यू नॉट को हटा दिया तो क्या हुआ? तो ये नहीं कहेंगे कुछ नहीं है, क्यू अकेले रखा है तो भी इसकी प्रेजेंस इसके चारों तरफ है। उसको फील करने के लिए हम दूसरा चार्ज लाते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और उसे हम जो एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं उसके टर्म्स में इसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी ये टेस्ट चार्ज ना होने की स्थिति में भी जो क्यू के चारों तरफ इसकी प्रेजेंस है वो इसके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है। अब इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि क्यू रखा है, इसके चारों तरफ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, वो प्रेजेंट है। अब अगर टेस्ट चार्ज को हम लेकर के आते हैं तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र जो है वो क्यू नॉट के साथ इंटरैक्ट करता है और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है। तो ई के माध्यम से, ई के द्वारा Q जो है Q नॉट पर फोर्स लगाता है। इसी तरह Q नॉट जो है Q पर भी इसी तरीके से फोर्स लगाएगा। यानी अगर हम कह रहे हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट है, तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं F इज इक्वल टू गिवन पॉइंट पर जहाँ पे Q नॉट रखा है वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q नॉट कर दीजिए तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसे भी आप न्यूमेरिकल्स में
यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जितना है उस वैल्यू को उस पॉइंट पर रखे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स आपको मिल जाता है। यानी किसी पॉइंट एक चार्ज Q रखा है, मान लीजिए Q1 है, और इसके पास आप Q2 लेकर के आते हैं। अब आपने कहा कि Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर जहाँ पे Q0 को हम लाए हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया और कहा गया Q0 पर कितना फोर्स लगेगा। तो जब आप कहते हैं E इज इक्वल टू, इस केस में Q0 की जगह हम Q2 लिखें, तो आप क्या कहेंगे, इसी से आप कह सकते हैं F इज इक्वल टू E, यानी P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो चार्ज जिस पे फोर्स निकालना है, ठीक है। जिस पॉइंट पर चार्ज रखा है उस पॉइंट का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स आपको मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को आप रिलेट करते हैं। फिर हमने कहा था कि अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख रहे हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। Q क्या है, चार्ज है, और F क्या है, फोर्स यानी बल है, ठीक। इसमें बार बार हमने कहा कि एक ये जो Q0 है जिसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश कहा जाता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज यानी कि स्रोत आवेश, ठीक है। फिर हमने Q, जैसे हम Q कह रहे थे स्मॉल q, यहाँ पे हमने कैपिटल Q लिख लिया, कोई बात नहीं, जैसा सोर्स होगा वैसा फोर्स यानी बल वो उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q की वजह से जो प्रोड्यूस होगा वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम इस तरीके से लिखते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, ठीक है। जिसमें चार्ज जो है हम वैक्यूम में ले रहे हैं या एयर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ठीक। कूलम्स लॉ वाले वीडियो में डिस्कस भी किया है। और R यानी डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q0, जो Q और Q0 के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, R है, ठीक है। इसीलिए ये फोर्स का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, जिसका ये वेक्टर फॉर्म है, और अगर हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसको हटा करके ये इसका स्केलर फॉर्म में आ जाता है, यानी कि इसका अदिश रूप में आ जाता है, ठीक है। तो इसी के बेस पर अगर हम यूनिट डिफाइन करें, क्योंकि E इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या कहा, E इज इक्वल टू आया F अपॉन Q0, और F की SI सिस्टम में जो यूनिट होती है फोर्स की, बल की, वो क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। और चार्ज की क्या होती है, कूलम, यानी E की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आती है वो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। और न्यूटन आप जानते हैं चूंकि F इज इक्वल टू MA होता है, ठीक। तो F न्यूटन है। न्यूटन कैसे बना, ये मास यानी किलोग्राम और A का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप न्यूटन कहते हैं। यानी न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कूलम की जगह, कूलम क्या है, चार्ज, आप जानते हैं करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी Q इज इक्वल टू I इंटू T। ऐसा इस सिस्टम में करंट को एम्पियर में नापते हैं, तो कूलम यानी चार्ज की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। करंट की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट, यानी कूलम की जगह हमने यहाँ लिख लिया एम्पियर इंटू सेकेंड। एसआई सिस्टम में हम एम्पियर को यूज करते हैं, इसलिए हमने कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो किलोग्राम की जगह किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। मीटर की जगह मीटर आ जाएगा। यहाँ देखिए सेकेंड की पावर -2 है, एक सेकेंड नीचे है, तो ये भी जब ऊपर जाएगा तो सेकेंड की पावर हो जाएगी -3, और ये एम्पियर नीचे था डिनोमिनेटर में, ये भी ऊपर जाएगा तो एम्पियर की पावर -1। तो ये बन गई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम न्यूटन पर कूलम नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन अगर बेसिक यूनिट में ब्रेक करें तो ये आ जाएगा। अब बेसिक में हमने क्यों ब्रेक कर लिया है, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो ऐसे निकाल दीजिए, अदरवाइज इसको यूज करके हम सीधे सीधे डायमेंशन यानी ई की विमाएं निकाल सकते हैं। देखिए किलोग्राम को
कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन लिखने में, मीटर को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड को कैपिटल T से, यानी सेकेंड की पावर -3 थी तो यहाँ T की पावर -3 आ गई, और एम्पियर को कैपिटल A से तो A की पावर -1 आ गई। तो इस तरीके से हमें जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायमेंशन मिली, विमाएँ मिली, वो भी आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।